नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी आईक्यू जुडिशरी। माय नेम इज चांद कुबा। दोस्तों, इसी वर्ष यानी 2022 के मई के महीने में हमने देखा कि हैदराबाद के जुबली हिल्स इलाके में एक 17 वर्षीय युवती के साथ रेप की घटना को अंजाम दिया जाता है। पुलिस ने जब आरोपियों को पकड़ा तो ये पाया कि ये सभी आरोपी भी माइनर थे। इनकी उम्र 16 से 18 वर्ष के बीच में पाई गई। ऐसे में पुलिस ने इन सभी चिल्ड्रन इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ को जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के समक्ष पेश किया। पुलिस ने यह पिटीशन दायर की कि इन सभी आरोपियों को माइनर की तरह नहीं बल्कि एक एडल्ट के रूप में इन्हें ट्रीट किया जाना चाहिए, क्योंकि इनकी उम्र 16 वर्ष से ज़्यादा थी और इन सभी ने हीनस क्राइम को अंजाम दिया था। ऐसे में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने कल इस मामले में अपना फैसला सुनाया। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने यह माना कि ये सभी आरोपियों की उम्र क्योंकि 16 से ज़्यादा थी और ये सभी ये समझ सकते थे कि ये जो कर रहे हैं वो गलत है, उसके परिणाम ये जानते थे। ऐसे में इन सभी आरोपियों को जुवेनाइल की तरह नहीं बल्कि एडल्ट्स की तरह ट्रीट किया जाएगा और इनका मामला स्पेशल कोर्ट फॉर चिल्ड्रन के सामने ट्रांसफ़र किया जाएगा। आज के अपने इस सेशन में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों इनके मामले को ट्रांसफ़र किया गया जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड से स्पेशल कोर्ट के सामने, और साथ ही में ये जानने की कोशिश करेंगे कि कौन से वो प्रोविजंस हैं जो कि इस तरह की इजाज़त देते हैं और कब इन प्रोविजंस को लाया गया। चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने इस सेशन से। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप किसी भी स्टेट जुडिशियल एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आज आपके लिए ये एक अच्छा अवसर है, क्योंकि आज यानी कि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर स्टडी आईक्यू जुडिशरी की तरफ से एक स्पेशल सेल चलाई जा रही है। आप किसी भी स्टेट जुडिशियल एग्जामिनेशन के कोर्स को खरीद सकते हैं और उस कोर्स में आपको सभी मेजर माइनर लॉज और सारे आपके जो स्टेट लॉज हैं, करंट अफेयर्स हैं, ये सब आपको दिया जा रहा है। प्री की टेस्ट सीरीज दी जा रही है और साथ ही में आपको हर फ्राइडे हमारे फैकल्टीज़ और अपने मेंटोर्स के साथ बातचीत करने का मौका मिलता है। ये कोर्स आज आप स्पेशल डिस्काउंटेड प्राइस पे खरीद सकते हैं। आज आपको करना क्या है, बेसिकली आपको चांद JUD का ये कोड इस्तेमाल करना है और ये कोर्स आपको मिल जाएगा केवल 19,999 के डिस्काउंटेड प्राइस पे। तो आप इसे खरीद कर इसका लाभ उठा सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं इस केस की। तो जैसे कि मैंने आपको इसके फैक्ट्स बताए कि मई के महीने में ये घटना हुई थी। इसमें 5 सस्पेक्ट्स को पकड़ा गया था एंड ये 5 सस्पेक्ट्स जो थे ये सभी के सभी को JJ बोर्ड के सामने ले जाया गया था। और क्योंकि इनकी उम्र 16 और 17 के बीच में थी, इसलिए ये गुहार लगाई गई थी कि इनको ट्राई किया जाए एज एन एडल्ट। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने जो फैसला सुनाया उसमें जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने अपने आप से नहीं बल्कि इसमें जो एक्सपर्ट्स थे उनकी भी मदद ली। सो मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स की मदद ली गई एंड मैजिस्ट्रेट ने, जो JJ बोर्ड के जो मैजिस्ट्रेट थे, उन्होंने यहाँ पर खुद से इन आरोपियों से इंटरेक्ट भी किया, पर्सनली भी इंटरेक्ट किया और ये पाया कि ये सभी के सभी फिजिकली एंड मेंटल कैपेसिटी में थे टू कमिट द एलिजिड ऑफेंस ऑफ रेप एंड सभी के सभी ये जानते थे कि उनके इस क्राइम के क्या कंसिक्वेंसेस होंगे, उनके इस एक्ट के क्या क्या कंसिक्वेंसेस होंगे। ऐसे में तभी इन सभी ग्राउंड्स पे ये डिसाइड किया गया कि इनका मामला स्पेशल कोर्ट के सामने ट्रांसफर किया जाएगा। नाउ आगे बढ़ें उससे पहले हमें यह समझ लेना चाहिए कि आखिरकार जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2000 किस लिए लाया गया था और क्या उसका ऑब्जेक्टिव था। फिर हम ये भी जानेंगे कि 2015 की अमेंडमेंट लाई गई, क्यों लाई गई और उस अमेंडमेंट में क्या कहा गया जिसके तहत आज ये सारा फैसला हमें देखने को मिल रहा है। सबसे पहले अगर हम बात करें ऑब्जेक्टिव की, तो मैंने यहाँ पे लिखा भी कि देखिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कुछ स्पेशल प्रोविजन फॉर चिल्ड्रन दिए गए हैं। जैसे अगर हम बात करें आर्टिकल 15 क्लॉज 3 की, जो कि कहता है दैट देयर विल बी स्पेशल प्रोविजंस फॉर एडवांसमेंट ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ विमेन एंड चिल्ड्रन। साथ ही में आर्टिकल 39E, 39F, आर्टिकल 45, आर्टिकल 47, ये सभी के सभी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं स्टेट गवर्नमेंट्स को या सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वे चिल्ड्रन की भलाई के लिए कदम उठाएंगे। उन्हीं में से एक कदम है ये जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। अब जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करें तो देखते हैं क्या कहता है। देखिए, कहता जी, इट वॉज एन एक्ट इनेक्टेड टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉज रिलेटिंग टू जुवेनाइल इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ। सबसे पहले तो यहाँ पे टर्मिनोलॉजी को समझते हैं। जुवेनाइल इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ, देखिए जब कोई एडल्ट आरोपी होता है तो उसे हम एक्यूज्ड कह देते हैं, लेकिन चिल्ड्रन के लिए हम उतना भारी शब्द इस्तेमाल नहीं करते हैं क्योंकि ये फॉर उम्र उनके साथ रह सकता है और उनके वेलफेयर को ध्यान में रखते हुए ये डिसीजन लिया गया है कि दे आर नॉट टू बी कॉल्ड एक्यूज्ड, दे विल बी कॉल्ड एज
जुवेनाइल इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ और चिल्ड्रन इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ। सो आप यहाँ पर बार बार CCL शब्द को भी देख सकते हैं। सो चिल्ड्रन इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ ये शब्द इनके लिए इस्तेमाल होता है। सो कहा गया कि अ लॉ रिलेटिंग टू juvenile in conflict with law and children in need of care and protection by providing for proper care, protection and treatment, by catering to their development needs and by adopting a child friendly approach in adjudication and disposition of matters in best interest of the children. So basically ये पूरा एक ऐसा कानून है, प्रोसीजरल लॉ आप इसे कह सकते हैं, जहां पर हमें देखने को मिलता है कि डिफरेंशिएशन कर दिया एक एडल्ट के बीच में और एक चिल्ड्रन के बीच में। दोनों ने अगर सेम क्राइम कमिट भी कर दिया तो ऐसे में ये कानून डिफरेंट प्रोसीजर इस्टेब्लिश करता है। एक इस तरह से प्रोसीजर इस्टेब्लिश करता है कि एक चिल्ड्रन को, यानी कि एक बच्चे को, एक माइनर को एट पार विद एडल्ट ना ट्रीट किया जाए और इन्हें स्पेशल केयर मिले, क्योंकि ये भटके हुए बच्चे हैं, इन्हें अपना विवेक इनका डेवलप्ड नहीं है, अपनी समझ इसमें इनकी इतनी नहीं है, इसलिए इन्हें स्पेशल केयर, स्पेशल प्रोटेक्शन भी मिले और इनका जो प्रोसीजर है वो भी ईजी होना चाहिए, इनके मेंटल हेल्थ पर इसका टोल नहीं जाना चाहिए। सो ये इसका ऑब्जेक्टिव था। नाउ 2015 में इस एक्ट को काफ़ी अच्छे से अमेंड किया गया, बहुत ही हमें देखने को मिलता है, क्योंकि हमने देखा था 2012 में दिल्ली की रेप वाली जो घटना थी वो हमें निर्भया कांड देखने को मिलता है, जिसमें एक जुवेनाइल भी था। सो अल्टीमेटली कोर्ट की तरफ से भी प्रेशर था और पार्लियामेंट के ऊपर जनता का भी प्रेशर था, तो हमें देखने को मिलता है कि भाई 2015 में जे एक्ट को बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली अमेंड किया जाता है। इसी में सेक्शन 15 जो है वो हमारे लिए आज इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो वो मैंने यहाँ पे लिखा भी कि 2015 में अमेंडमेंट किया गया और 2015 में जो सेक्शन 15 लाया गया उसके तहत क्या किया गया, इट अलाउज जुवेनाइल्स इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ इन द एज ग्रुप ऑफ 16 to 18 इन्वॉल्व्ड इन हीनस ऑफेंसेस टू बी ट्राइड एज एडल्ट। सो सेक्शन 15 जो है वो आज हम देखने भी वाले हैं, जो कि प्रोसीजर देता है उसको कि किस तरह से चिल्ड्रन इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ जो 16 से 18 के बीच में है और हीनियस ऑफेंस कमिट करते हैं उन्हें एडल्ट के रूप में ट्रीट किया जाए। सो ये हमें यहाँ पर देखने को मिला। नाउ अगर हम जे एक्ट की बात करें तो बेसिकली ये सभी क्राइम्स को या ऑफेंसेस को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करता है। सबसे पहले हो गए पेटी ऑफेंसेस, जिनमें मैक्सिमम पनिशमेंट ही हमें 3 साल की देखने को मिलती है। वो मैक्सिमम पनिशमेंट चाहे आईपीसी में हो या फिर किसी अन्य अपराध में हो, अगर वो 3 साल तक की पनिशमेंट है किसी भी अपराध के लिए तो वो पेटी ऑफेंसेस में आ जाएगा। फिर आता है जी सीरियस ऑफेंसेस। ऐसे सभी ऑफेंसेस चाहे वो आईपीसी में दिए गए हों या फिर किसी अदर स्पेशल लॉ में दिए गए हों, अगर उनमें पनिशमेंट 3 से 7 वर्ष के बीच में है तो वो क्या होगा, सीरियस ऑफेंस माना जाएगा। इसके बाद आता है हीनस ऑफेंस। ऐसे सभी ऑफेंसेस चाहे वो आईपीसी में दिए गए हों या फिर एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स में दिए गए हों, अगर उनकी इंप्रिजनमेंट 7 या फिर उससे ज्यादा है, 7 वर्ष या उससे ज्यादा है, उसे हीनस ऑफेंस माना जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। नाउ एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स का क्या मतलब है, इसमें कई सारे कानून आ जाते हैं, जैसे एनडीपीएस एक्ट आ गया, आर्म्स एक्ट आ गया, यूएपीए आ गया, या फिर SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट आ गया। तो ये सभी जो है अदर स्पेशल लॉज जो कि हमने यहाँ पर लेकर चलते हैं ना। अगर हम बात करें प्रोसीजर फॉर ट्राइंग अ जुवेनाइल एज एडल्ट, देखिए इसमें सेक्शन 15 जो है वो हमें मेन मुख्य रूप से समझना होगा और वही अब अप्लाई होता हुआ हमें दिखाई भी देता है इस केस में भी। नाउ सेक्शन 15 कहता क्या है, सेक्शन 15 क्लॉज 1 हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। कहता है जी, इन केस ऑफ एन हीनियस ऑफेंस alleged to have been committed by a child who has completed or is above the age of 16 years, the board shall conduct a preliminary assessment with regard to his mental and physical capacity to commit the offense. दूसरा कहता है जी एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द कंसिक्वेंसेज ऑफ द ऑफेंस। तीसरा कहता है सर्कमस्टांसेस इन विच द एलिजिड ऑफेंस इज कमिटेड। सो यहाँ पर 3 बेसिकली चीजों को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के द्वारा कंसीडर करना होता है। कहता कि अगर एक हीनियस ऑफेंस कमिट किया गया है एक ऐसे युवक के द्वारा या युवती के द्वारा जो कि 16 से ज्यादा उम्र का है और 18 से कम उम्र का है, तो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ये डिसाइड करेगा कि whether they are to be treated or whether they are to be tried with special court or by them on the basis of 3 conditions। पहली कंडीशन क्या दी गई कि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ये देखेगा कि क्या ये जो एक्यूज्ड है या चिल्ड्रन कन्फ्लिक्ट विद लॉ है
क्या इनकी मेंटल और फिजिकल कैपेसिटी है टू कमिट सच एन ऑफेंस। दूसरा कि क्या दे हैव द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द कंसिक्वेंसेस ऑफ द ऑफेंस विच दे हैव कमिटेड। एंड तीसरा कि कौन से सर्कमस्टेंसेस में इस ऑफेंस को उन्होंने कमिट किया था। अगर ये सारे के सारे जो ग्राउंड्स हैं इनमें से एक, दो या तीनों ग्राउंड्स पे ये पाया जाता है कि उनके पास कैपेसिटी भी थी ये ऑफेंस कमिट करने की, दे अंडरस्टूड द नेचर ऑफ द ऑफेंस दे आर कमिटिंग एंड सर्कमस्टेंसेस भी उनके फेवर में थे और फिर भी उन्होंने ये ऑफेंस कमिट किया, तो ऐसे में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ये डिसीजन लेगा कि इन्हें स्पेशल कोर्ट के सामने ट्रांसफर कर दिया जाए। सो इनका मामला स्पेशल कोर्ट के सामने ट्रांसफर कर दिया जाएगा। और वो कहां पे लिखा गया है, वो सेक्शन 18 सबसेक्शन 3 में लिखा गया है। सेक्शन 18 सबसेक्शन 3 क्या कहता है? कहता है जी, वेयर द बोर्ड आफ्टर प्रीलिमिनरी असेसमेंट अंडर सेक्शन 15 passes an order that there is a need for trial of the said child as an adult, then the board may order transfer of trial of the case to the children's court having jurisdiction to try such offenses. So 18 क्लॉज 3 ये क्लियर कर रहा है कि भाई अगर सेक्शन 15 में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को ये लगता है कि ये लोग ये जो चिल्ड्रन इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ हैं, ये जानते थे कंसिक्वेंसेस, इनके सर्कमस्टेंसेस इनके फेवर में थे और इनकी फिजिकल एंड मेंटल कैपेसिटी थी इस क्राइम को कमिट करने की, तो ऐसे सभी केसेस में स्पेशल कोर्ट के सामने या चिल्ड्रंस कोर्ट के सामने इस मामले को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इसी मामले में अगर हम देखें तो सेक्शन 15 में ही एक प्रोवाइजो भी दिया गया है। क्या कहता है प्रोवाइजो, चलिए देख लेते हैं। सेक्शन 15 का प्रोवाइजो कहता है कि प्रोवाइडेड दैट फॉर सच एन असेसमेंट द बोर्ड मे टेक असिस्टेंस ऑफ एक्सपीरियंस्ड साइकोलॉजिस्ट और साइको सोशल वर्कर्स एंड अदर एक्सपर्ट्स। सो इस केस में हमने भी देखा कि बोर्ड ने खुद से सारा डिसीजन नहीं लिया, बोर्ड ने असिस्टेंस ली। और वो असिस्टेंस किसकी ली? यहां पर हमें देखने को मिलता है कि साइकोलॉजिस्ट की असिस्टेंस ली जा सकती है, साइको सोशल वर्कर्स की यहां पर जो है असिस्टेंस ली जा सकती है। नाउ इसी में और भी लिखा है एक्सप्लेनेशन के रूप में, फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन इट इज क्लैरिफाइड दैट preliminary assessment is not a trial but is to assess the capacity of such child to commit and understand the consequences of alleged offense. So जो बोर्ड के द्वारा असेसमेंट की जा रही है उसे ट्रायल नहीं समझा जाएगा, बस उसे उसी पर्पस के लिए देखा जाएगा जहां तक हम ये डिसाइड कर रहे हैं कि इनका मामला बोर्ड के द्वारा ट्राई किया जाना है या फिर चिल्ड्रंस कोर्ट के द्वारा। नाउ आगे बढ़ते हैं और यहां पर एक और हमें छोटी सी बात पता होनी चाहिए, वो ये कि सेक्शन 14 इस एक्ट का कहता है दैट बोर्ड को ये डिसाइड 3 महीने के अंदर अंदर करना होगा, यानी कि 3 महीने का टाइम बोर्ड के पास होगा कि वेदर दीज चिल्ड्रन इन कंफ्लिक्ट विद लॉ आर टू बी ट्राइड बाय द बोर्ड और चिल्ड्रंस कोर्ट। उसके बाद हम सेक्शन 19 की बात करना चाहेंगे। सेक्शन 19 क्लॉज 1 क्या कहता है? कहता है जी, आफ्टर द रिसीट ऑफ प्रीलिमिनरी असेसमेंट फ्रॉम द बोर्ड अंडर सेक्शन 15 चिल्ड्रन कोर्ट में डिसाइड दैट। सो चिल्ड्रन कोर्ट को क्या क्या पावर्स मिली हुई हैं? मान लीजिए जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने कह दिया कि इन चिल्ड्रन इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ को हम नहीं ट्राई करेंगे, इन्हें चिल्ड्रंस कोर्ट के सामने भेजा जाएगा। तो क्या जो चिल्ड्रंस कोर्ट है वो बाउंड है बाय द डिसीजन ऑफ जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड या फिर उनकी कोई डिस्क्रिशन भी है? वो हमें सेक्शन 19 में देखने को मिलती है। चलिए देखते हैं। कहता है जी, देयर इज अ नीड फॉर ट्रायल। अगर चिल्ड्रन कोर्ट को ऐसा लगता है दैट देयर इज अ नीड फॉर ट्रायल ऑफ द चाइल्ड एज एन एडल्ट एज पर द प्रोविजंस ऑफ CRPC 73, pass appropriate order after the trial subject to the provisions of this section and section 21 considering the special needs of the child, the tenets of the fair trial and maintaining the child friendly atmosphere. So अगर ऐसा लगता है चिल्ड्रंस कोर्ट को कि उन्हें एज ए एडल्ट ट्रीट किया जाना चाहिए, तो CRPC के तहत चिल्ड्रंस कोर्ट जो है अपना मामला चलाएगा और उन्हें आगे ट्रीट करेगा। If there is no need to trial of the child as an adult and may conduct an inquiry as board and pass appropriate order in accordance with the provisions of section 18. So अगर ऐसा नहीं लगता है कि उन्हें चाइल्ड की तरह ट्रीट किया जाना चाहिए, तो अकॉर्डिंगली चिल्ड्रंस कोर्ट इंक्वायरी कंडक्ट करेगा और उनका जो मामला है वो सेक्शन 18 के प्रोविजंस के तहत कंडक्ट कर देगा। सो ये हमने यहाँ पर देखा कि किस तरह से जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में 2012 के इंसिडेंट्स के बाद 2015 में अमेंडमेंट लाया गया। उसमें भी खास करके हमें सेक्शन 15 देखने को मिलता है, सेक्शन 18 और सेक्शन 14 हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आई होप कि आपको ये सेशन समझ आया होगा। अगले सेशन में फिर एक बार मिलेंगे। टिल देन थैंक यू। मैं आपको फिर एक बार बता दूं कि अगर आप किसी भी स्टेट जुडिशियल एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आज का आपके लिए एक अच्छा ऑफर है जिसको आप अवेल कर सकते हैं और उसमें आपको एक डिस्काउंटेड प्राइस पर अपने कोर्स को आगे बढ़ाने की जो है यहाँ पर छूट मिल रही है।
अगले सेशन में मिलेंगे। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।